आज हम लोगों को देखना है मेंडलिज्म के बारे में। यानी मेंडल कौन थे, मेंडल ने क्या क्या रिसर्च करी और मेंडल ने किस तरीके से अपनी रिसर्च को इंटरप्रेट किया और कैसे कैसे उन्होंने 3 लॉज का पूरा फॉर्मेशन किया, इन सब के बारे में पूरी बात होगी। ठीक है। तो मेंडल जो थे पैदा कब हुए थे और मरे कब थे भैया, देख लीजिएगा। 1822 से 1884 तक का इनका सफर रहा। ठीक, 1822 से 1884 तक का इनका सफर रहा। ठीक है। बाकी इसके बारे में, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। 10th क्लास में आप बहुत सब कुछ पढ़े हुए भी हो। क्वेश्चंस ये है जो आएंगे मेन वो क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। मेंडल के बारे में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेंडल ने किस चीज के बारे में रिसर्च करी, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। कब पैदा हुए थे? 1882 में। कब खत्म हुए? 1884 में। ठीक। मेंडल के लॉज रीडिस्कवर कब किए गए? 1900 में। तो अब यहां से बात शुरू करते हैं मेंडल की और मेंडल के कुछ बातों की। मेंडल बेसिकली एक प्रीस्ट थे और प्रीस्ट जो थे वो मोनेस्ट्री में अपने फील्ड में उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च करी और उन्होंने मटर के ऊपर रिसर्च करी। तो मेंडल ने जो प्लांट लिया वो था पी प्लांट। अब क्वेश्चन आता है पी प्लांट के ऊपर ही, यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि पी प्लांट जो मेंडल ने लिया था उसका नाम क्या था। देखिए, 2 तरीके के पी प्लांट की बात होगी आपकी बुक में, 2 तरीके के पी प्लांट की। एक तो स्वीट पी की बात होगी, ठीक है, और एक गार्डन पी की बात होगी। अब मेंडल ने इन दोनों में से कौन सा पी प्लांट लिया था? स्वीट पी प्लांट लिया था या गार्डन पी प्लांट लिया था? तो मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर रिसर्च करी थी। मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर रिसर्च करी थी। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। मेंडल ने किस चीज के ऊपर रिसर्च करी? तो वो गार्डन पी था, ना कि स्वीट पी। स्वीट पी का नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे हमारे आगे के सेशंस में जब पोस्ट मेंडेलियन की बात होगी। लेकिन अभी मेंडेलियन की बात है तो मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं। मेंडल की क्या बातें थी, मेंडल ने क्यों पी प्लांट चूज किया, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना है। इसका नाम होता है पाइसम। इसका नाम क्या होता है बेटा? पाइसम सेटाइवम। जब बॉटनिकल नेम लिखे जाते हैं तो जीनस कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से, स्पीशीज, और दोनों को सेपरेट अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो मेंडल ने क्या करा? मेंडल ने पाइसम सेटाइवम प्लांट लिया सबसे पहली बात। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपनी पूरी रिसर्च करी और पी प्लांट का नाम था पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम इस पी प्लांट का नाम था। अब पी ही प्लांट उन्होंने क्यों चूज किया, इसके ऊपर आप 10th क्लास में काफी कुछ पढ़ चुके हो, थोड़ा सा बताया हम यहां भी देंगे। ठीक। उसके बाद इन्होंने, इनका जो नाम था, इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जॉन मेंडल तो इनका नाम था। ठीक। इसमें जो ग्रेगर वर्ड यूज किया गया है, जो ग्रेगर वर्ड है, ये किसने दिया? ये इनकी चर्च ने इनको दिया था, उपाधि दी थी ग्रेगर की। ठीक है। ग्रेगर was added to his name when he was joined monastery at Brunn। ठीक है, मोनेस्ट्री एट ब्रून। ब्रून में जब इन्होंने अपनी मोनेस्ट्री ज्वाइन करी तो इनको क्या नाम दिया गया? ग्रेगर का। ठीक है, तो ग्रेगर इनके नाम में आगे जुड़ गया, तो इसके इस तरह से इनका नाम पड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इन्होंने जो पी प्लांट चूज किया, तो पी प्लांट पे इन्होंने अपनी रिसर्च पूरी शुरू करी और ये बेसिकली पढ़ने के लिए वहां गए थे वियना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ये पढ़ने के लिए गए और इन्होंने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की पूरी पढ़ाई करी और वहां पे ये कई साइंटिस्ट से मिले और कई साइंटिस्ट से ये इन्फ्लुएंस भी हुए। अब जो साइंटिस्ट के थ्रू कांटेक्ट में आए और इन्फ्लुएंस हुए तो इन्होंने भी अपना एक
चीज सोच ली थी कि हम आगे चल के किस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे। वापस आते हैं जब भी अपनी चर्च में, तो अपना काम संभालते हैं चर्च का, और जो वहां की फील्ड होती है उसमें ये पी प्लांट को बो देते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। पहली बात तो ये है मेंडल ने पी प्लांट को चूज ही क्यों कर लिया, ऐसी कौन सी खास चीज थी जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। तो पी प्लांट में यहाँ पे जो पाइसम सटाइवम है इससे कुछ खास चीजें हैं, जैसे इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जो थे वो अलग अलग थे, कैरेक्टर्स जो थे वो अलग अलग थे, इस वजह से इन्होंने इसको चूज किया। ठीक, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसे बोलते हैं। तो पहली चीज तो है व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, बिकॉज दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक, पहली चीज तो हो गई, इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा, इसमें प्योर वैरायटीज मिलती हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें, प्योर वैरायटीज। प्योर वैरायटीज का मतलब, प्योर वैरायटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। देखिए, प्योर का मतलब होता है कि इसमें एडल्ट्रेशन नहीं, मिक्सिंग नहीं है, यानी किसी दूसरे का इसमें जीन नहीं है, अपना ही प्योर जीन मिलेगा। तो प्योर वैरायटीज इसकी मिल सकती थी। आगे बताएंगे, अभी कुछ उसमें और बातें भी हैं इंटरेस्टिंग। मेंडल बेचारे परेशान थे, कुछ चीजों पे उन्होंने रिसर्च करी और उसके ऊपर इनकी रिसर्च जो है वो फेल हो गई। तो मेंडल खुद से परेशान थे कि यार कहीं हमारी रिसर्च कहीं खराब तो नहीं है, हम गलत चीज तो नहीं खोज रहे हैं। तो खुद में ही ये कंफ्यूज थे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इनका प्योर वैरायटीज। तीसरी चीज क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट जो होता है उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, 1 साल का एनुअल प्लांट है, 1 साल के अंदर ही अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो रिजल्ट 1 साल के अंदर ही हमें मिल जाएंगे। तो ये भी एक इसकी खास बात थी। ठीक, समझ में आ रही है बात या नहीं। ये समझ में आ रहा है कि क्यों पी प्लांट को इन्होंने चूज किया। यस सर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पी प्लांट जो है, नॉर्मली जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स आर क्लोज्ड। अब अगर क्लोज फ्लावर्स हैं तो क्रिस्टोगैमस कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, और इन फ्लावर्स का अगर मेल पार्ट हम कट कर दें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो इन फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराए जा सकते थे। ये एक एडवांटेज थी कि जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते थे। ये बात हो गई इसकी। ठीक, तो ये आपके 4 मेन पॉइंट निकल के आए। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। इसके बाद अगर बात करें एक और पॉइंट की, तो दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। ठीक है, मेनी सीड्स इन सिंगल क्रॉस। एक क्रॉस में ढेर सारे सीड मिल जाते थे तो प्रोजेनीज ज्यादा हो गई भाई, ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग्स मिल जाएंगे एक ही फर्टिलाइजेशन से, है ना। तो भाई हमें रिजल्ट पूरे मिल जाएंगे, ढेर सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा, काफी एक बड़ा डेटा मिलेगा। ठीक, और जो 6 पॉइंट था वो है F1 हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। जो F1 हाइब्रिड है वो फर्टाइल है। अब ये F1 F2 क्या होता है अभी बताने जा रहे हैं। F1 हाइब्रिड जो है वो फर्टाइल होते हैं। ये कुछ खास बातें थी जिसकी वजह से इन्होंने पाइसम सटाइवम को ही चूज किया। ठीक, इन्होंने पाइसम सटाइवम को इसी वजह से इन्होंने चूज किया। ठीक है, तो मेंडल ने क्यों चूज किया पाइसम सटाइवम, ये बात क्लियर हो गई बेटा आपको। ठीक, अब मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया भाई, सारी चीजें इन्होंने करी, फिर भाई इन्होंने पूरा पेपर बनाया होगा, रिसर्च पेपर, और उसके बाद उसको पब्लिश भी करा होगा। जैसे मेरा भी एक रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा भी एक रिसर्च पेपर सिल्क वॉर्म के ऊपर पब्लिश हुआ है। तो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, फिर
और फिर ये रिसर्च पेपर अलग अलग जगहों पे जाते हैं और फिर दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो इसको एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये बात देखी गई है, चलो ये चीज अच्छी है, ठीक। तो हाँ, आपने क्या पब्लिश करा? बताया तो हमने सिल्क वॉर्म के ऊपर हमने फीडिंग कराई थी सिल्क वॉर्म को, और किस तरीके से उसको डिफरेंट टाइप की डाइट्स दी थी, और डिफरेंट टाइप की डाइट्स देके हमने ये चीज प्रूव करी थी कि अलग अलग डाइट से अलग अलग टाइप का सिल्क की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर काफी हम लोगों ने रिसर्च करी थी, ग्रुप स्टडी थी पूरी वो। खैर, तो ये बात यहाँ पे इन्होंने बात करी पाइसम सटाइवम की। तो पाइसम सटाइवम में इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए होंगे, पाइसम सटाइवम में कुछ चीजें ली होंगी, उसी को तो बेसिस के ऊपर उन्होंने काम किया होगा। अब यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ इस पूरे आज के लेक्चर में हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी भी सिखाते रहेंगे, बायो में जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी भी सिखाते रहेंगे। जैसे कैरेक्टर, अभी हमने एक वर्ड बोला कैरेक्टर, कोई बताएगा कैरेक्टर क्या होता है? ठीक, कोई बताएगा कैरेक्टर क्या होता है? आप दोनों में से कोई भी बताएगा कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, कैरेक्टर जो होता है वो पार्टिकुलर फीचर, कैरेक्टर एक फीचर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। कैरेक्टर क्या है? एक फीचर है, पर्टिकुलर फीचर। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपकी हाइट है, आपकी लंबाई है, ये जब आप पैदा हुए थे तब आप इस बात को लेके पैदा हुए थे कि आपकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, भले ही ज्यादा हो या कम हो, ये आप लेके पैदा हुए हैं इस कैरेक्टर को, लंबाई के। ठीक, अब ज्यादा और कम वो जोड़ तोड़ अपना देख लिया जाएगा, लेकिन लंबाई तो है ना, समझ आ रही बात? तो ये चीज कहलाती है हमारा कैरेक्टर के वो फीचर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। मींस हेयर कलर, ठीक है, हेयर का कलर तो होगा ही होगा। अगर बाल निकले हैं तो भाई साहब बालों का कलर भी होगा, अब वो ब्राउन हो, वो ब्लैक हो, वो कैसा भी हो, लेकिन कलर तो होगा। ठीक, ऐसा ही स्किन कलर, स्किन कलर भी आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाएंगे तो कोई ना कोई तो स्किन कलर होगा ही। तो वो चीजें, वो फीचर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? उन्हें हम बोल देते हैं कैरेक्टर्स। क्लियर? तो मेंडल साहब ने भी ऐसे ही पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स लिए होंगे, है ना, गार्डन पी के। अब वो कैरेक्टर्स क्या थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रुक के, इसी में एक चीज आती है ट्रेट, इसी में एक चीज आती है ट्रेट। ट्रेट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ट्रेट क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव फॉर्म है कैरेक्टर की। देखिए, ये जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी है, जेनेटिक्स की वोकैब है, जो आज हम बहुत ढेर सारे वोकैब के वर्ड्स देंगे आपको, कम से कम 20 से 30 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इनको अलग लिख लीजिएगा, टॉपिक में अलग से इसको वोकैब करके एक हेडिंग डाल के अलग से लिखिएगा। तो पहला हो गया कैरेक्टर, दूसरा ट्रेट। ट्रेट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अब ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है? जैसे अभी हमने आपसे कहा कि लंबाई तो आई, तो लेंथ तो आई, ठीक। अब लेंथ के दो फॉर्म हो सकती है, या तो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। तो ये जो इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म है, दो फॉर्म है, ये क्या हो गया इसके बेटा? ट्रेट हो गए। क्लियर? ये क्या हो गया बेटा? इसके ट्रेट हो गए। ऐसे ही बालों का कलर, हेयर कलर तो आया, लेकिन ब्राउन है कि ब्लैक है, वो उसके क्या हो गए? ट्रेट हो गए। क्लियर? स्किन कलर, स्किन कलर डार्क है कि लाइट है, ये क्या हो गया उसके? ट्रेट। स्किन कलर हो गया कैरेक्टर, और डार्क और लाइट क्या हो गए उसके? ट्रेट हो गए। क्लियर? तो कैरेक्टर और ट्रेट में आपको डिफरेंसेस समझ में आए पूरी तरह से? yes, sir. चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इन्होंने पी प्लांट में कितने कैरेक्टर लिए थे। पी प्लांट में मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर लिए। कहानी भी चलती रहेगी, साथ ही साथ आपको चीजें मिलती रहेंगी, वोकैब अलग चलती रहेगी, कहानी भी सुनते रहिएगा। तो पी प्लांट में इन्होंने इनिशियली 34 कैरेक्टर्स ले लिए। अब 34 कैरेक्टर यानी 34 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं।
आप मान लीजिए किसी एक इंसान को देखते हो तो एक इंसान के 34 कैरेक्टर अगर आप दिमाग में रखो, 34 कैरेक्टर्स, तो ऐसा आपका दिमाग खुद घबराने लगेगा, पता नहीं 34 में से कौन सा याद है कौन सा नहीं याद है, ऐसे करोगे, है ना। तो मसला क्या है, ऐसे ही इनके साथ हुआ कि ये 34 कैरेक्टर जब इन्होंने लिए तो ये खुद से घबरा गए और इनकी चीजें जो थी वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं बैठे। तो 34 को इन्होंने 22 में बदला, 22 में, 34 को 22 में बदला, लेकिन तब भी इंटरप्रिटेशन सही नहीं रहे। तो फाइनली इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। यानी पी प्लांट के इन्होंने कितने कैरेक्टर चूज किए? 7 कैरेक्टर। लेकिन शुरुआत भाई साहब 34 से करी थी, आखिर में ये 7 कैरेक्टर के ऊपर एग्री कर गए कि चलो 7 कैरेक्टर्स को तो हम संभाल लेंगे। और चूंकि इन्होंने मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की पूरी एनालिसिस की हुई थी तो ये डेटा इंटरप्रेट कर सकते थे आसानी से, और इन्होंने 37 कैरेक्टर्स को लिया। वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे? वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे बेटा? देखते हैं उसको भी। वो 7 कैरेक्टर्स थे सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? ये 10th क्लास का है इसलिए बहुत ही तेजी से हमने लिख दिया, ये आपको याद होगा। सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट, ये थे कैरेक्टर। अब कैरेक्टर्स की 2 अल्टरनेट फॉर्म है, कैरेक्टर्स की 2 अल्टरनेट फॉर्म। ठीक, वो अल्टरनेट फॉर्म कैसे आई, क्या हुआ, अब उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, इन 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने कैसे लिया जरा देखते हैं। ये 7 कैरेक्टर्स में 2 ट्रेट भी होंगे, हर किसी की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म भी होंगी। भाई सीड कलर की, जैसे सीड कलर की बात कर लो तो ग्रीन और येलो, येलो और ग्रीन, ये 2 कलर होंगे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। ऐसे ही सीड शेप की बात कर लो तो राउंड और रिंकल्ड, ये आपको पूरा टेबल मिलेगी, एनसीईआरटी में बनी हुई है टेबल, आप देख सकते हैं, पूरी टेबल आपकी बुक में होगी। लेकिन ये कैसे आई चीजें, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मेंडल ने एक क्रॉस किया, एक कैरेक्टर को लेके एक क्रॉस किया, एक कैरेक्टर की एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर की एनालिसिस कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के ऊपर इन्होंने क्रॉस करा। प्लांट की 2 तरीके की हाइट मिलती है, एक मिलती है टॉल, एक मिलती है डॉर्फ। 2 तरीके की हाइट मिलती है पी प्लांट में, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। इन्होंने इसको लेके एक क्रॉस किया, एक प्लांट लिया पी का जो कि टॉल था, और दूसरा प्लांट लिया जो कि डॉर्फ था। ठीक, और सिर्फ एक कैरेक्टर देखा, ये नहीं कि पूरे 7 के 7 कैरेक्टर देखे, सिर्फ एक कैरेक्टर की एनालिसिस कर रहे हैं। और इसका जब क्रॉस किया, यानी कि पॉलिनेशन किया, एक को मेल मान लो एक को फीमेल मान लो, तो पॉलिनेशन करेंगे, उसी को कह दिया क्रॉस। तो क्रॉस किया और फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन आई उसे कहते हैं F1 जनरेशन। देखो यहीं पे ही चीजें मिलने लगी। ये फर्स्ट जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन है। तो ट्रेड के बाद एक और चीज आपकी ऐड हो गई, F1 जनरेशन। ये अलग लिखते चलिएगा, वोकैब अलग चल रही है। तो वो जो चीज आई F1 जनरेशन में, जितने भी बीज हुए वो सब के सब टॉल वाले पौधे बनाए। सबने कैसे पौधे बनाए? टॉल। तो इन्होंने ये देखा कि भाई साहब F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में एक कैरेक्टर तो दिखा ही नहीं, दूसरा कैरेक्टर दिखा। तो जो कैरेक्टर दिखा, जो एक्सप्रेस हुआ, उसको इन्होंने कह दिया डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ उसे कह दिया रिसेसिव। इसका मतलब है ट्रेट कितने टाइप के होते हैं? ट्रेट 2 टाइप के होंगे, एक तो डोमिनेंट ट्रेट होगा और दूसरा रिसेसिव ट्रेट होगा। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं? ट्रेट 2 तरीके के हो गए, एक डोमिनेंट ट्रेट हो गया और दूसरा रिसेसिव। जो F1 में शो होगा वो डोमिनेंट, जो F1 में शो नहीं हो रहा है वो रिसेसिव। तो टॉल वाला कैसा हुआ? डोमिनेंट, और डॉफ वाला कैसा हुआ? रिसेसिव। बोलो, कोई डाउट बेटा यहां तक? नहीं।
तो हमने जो यहाँ पे कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो ट्रेट जो यहाँ लिखेंगे, ये पहले वाले ट्रेट डोमिनेंट है और दूसरे वाले रिसेसिव है, सारे के सारे। तो पहले वाले डोमिनेंट है और दूसरे वाले रिसेसिव है, ये याद रखना। तो येलो कैसा हो गया, सीड कलर का येलो हो गया डोमिनेंट और ग्रीन हो गया रिसेसिव। ऐसे ही राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। ऐसे ही पॉड कलर में क्या होगा, ग्रीन और येलो, तो ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। पॉड शेप की बात करी जाए तो फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब हुआ पतली फली और ये पूरी फली मोटी है, फूली हुई। फ्लावर कलर की बात करो तो हो गया पर्पल और व्हाइट। और फ्लावर पोजीशन की बात करो तो एक्सियल और टर्मिनल। सर हाँ, सर ये पॉट शेप में फुल के बाद क्या लिखा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड कंट्रैक्ट हो गई, पतली हो गई, या इसी को इन्फ्लेटेड भी लिखते हैं, कई बुक में इसे इन्फ्लेटेड भी लिखा हुआ देखेंगे आप। ठीक है, तो ये कुल आपके 7 कैरेक्टर थे जिनके 2 ऑल्टरनेटिव हर किसी के मिल गए। पहले वाले डोमिनेंट है, दूसरे वाले रिसेसिव है। ये आपको लर्न करना है टेबल। ठीक है, ये मेंडल ने काफी रिसर्च के बाद निकाली, और मेंडल ने जो भी अपनी रिसर्च करी, वो एक पेपर जो पब्लिश किया, आपको बताया जैसे कि हमने भी पेपर पब्लिश किया था, तो जो पेपर पब्लिश किया उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पेपर का नाम क्या था बेटा, रिसर्च पेपर का नाम क्या, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये पेपर उन्होंने कौन से सन में पब्लिश किया, तो याद रखिएगा 1865 में इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया। ये पेपर कब पब्लिश किया, 1865 में पब्लिश किया। और ये कहां पब्लिश हुआ था, ये एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। समझ आया, तो एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी में ये पब्लिश हुआ पेपर इनका 1865 में। इसके बाद मेंडल जो थे उन्होंने अपना पेपर पब्लिश कर दिया। इन्होंने सोचा कि भाई लोग जो हैं देखेंगे और तारीफें करेंगे इनके पेपर की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेंडल ने ऐसा जो सोचा कि भाई लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ये हुआ है वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेंडल भाई साहब को कोई पहचान ही नहीं पाया जब तक मेंडल जिंदा रहे। और मेंडल कब तक जिंदा रहे, 1884 तक मेंडल जो थे वो जिंदा रहे। और उनके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया कि भाई साहब ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें डिस्कवर कर दी हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। अब क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों भाई, जब इतनी अच्छी चीज थी तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने 65 में पेपर पब्लिश किए और 1884 में ये खत्म हो गए। अच्छा, ये 65 में इन्होंने दिया था, सबमिट किया अपना पेपर 65 में, और छपा कब, 66 में। इसमें छपा कब, बुकलेट्स बनती, पेपर क्या होती है, जब रिसर्च पेपर बनता है तो रिसर्च पेपर ये नहीं होता है कि एक रिसर्च पेपर आपके सामने आया। एक यूनिवर्सिटी में आप भेजते हैं, वहां रिसर्च होती है, वहीं कई पेपर्स होते हैं, उसकी पूरी एक बुकलेट होती है। वो बुकलेट कब छपी, 1866 में। तो खत्म हो गई ये 1884 में। तो भाई साहब 66 से 84 तक इन्हें कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, मेंडल रिकॉग्नाइज ही नहीं हुए, दुनिया में किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कि भाई मेंडल का कोई वर्क भी था। तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क, और उसके जो रीजंस हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों कि भाई मेंडल के बारे में कोई जानकारी ले ही नहीं पाया, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सर हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग डालिएगा नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। देखिए क्या था, सबसे रीजन क्या था कि 34 साल तक मेंडल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। 34 साल कैसे हुए,
देखिए 1866 में इनका पेपर छप के बुकलेट बन गई, अखबारों में छप गया, ठीक। और 1900 में रीडिस्कवरी हुई मेंडल्स के लॉ की। 3 साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ह्यूगो डे व्रीज, एरिक वॉन शर्मैक और कार्ल कोरेंस। हम उनकी बात बाद में करेंगे कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इनके रीडिस्कवर करे थे। तो यहां से यहां तक अराउंड 34 इयर्स की बात है कि मेंडल खत्म तो हो गए थे 1884 में, किडनी डिसऑर्डर से इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन कोई ने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया 1900 तक, मरने के भी 16 साल बाद तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि मेंडल नाम के कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च कर दी है। तो क्यों ये रीजन था, मतलब ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये हुआ? पहली चीज में से पहला रीजन है, लिखिएगा, लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ये वाली प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, यानी कि ये जो प्रोसीडिंग थी, यानी कि जो अखबार था, ये अखबार लिमिटेड सर्कुलेशन में था। जैसे मान लीजिए आप जो है वो अगर शहरों में जाएं, अलग अलग शहरों में, जैसे हम लखनऊ में रह रहे थे तो वहां एक अखबार चलता है लखनऊ का ही अपना, आई नेक्स्ट के नाम से। तो जो आई नेक्स्ट अखबार है उसे किसी ने सुना है? क्या आपको पता है आई नेक्स्ट क्या होता है? नहीं पता। वो तो सिर्फ लखनऊ वालों को पता है कि भैया यहीं तक ही वो सीमित है। आई नेक्स्ट नाम का एक छोटा सा अखबार चलता है, डेली के बेसिस पे वो निकलता है, ठीक, 10-12 पेज का एक अखबार होता है। ऐसे ही जो ये था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून्स, तो ये ब्रून के ही आसपास के गांव और बाकी जगहों को कवर करता होगा, ये बाकी बड़े शहरों में जाता ही नहीं होगा। ये सोचिए मेंडल के टाइम का जमाना है, 1866 की बातें चल रही हैं, 1865 की। तो वहां ये नहीं था कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और यूट्यूब के ऊपर डाल दिया कि देखिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किए थे और हमारा ये रिसर्च पेपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं था। ये तो पेपरों में छपते थे, अखबारों में, और ये अखबार पहुंचते थे अलग अलग जगहों पे, तो लोग अखबारों में पढ़ते थे कि अच्छा ये रिसर्च पेपर अब छपा हुआ है। तो ऐसे इन्होंने इतने सस्ते वाले अखबार में छपवाया था, जो अखबार बहुत ही लिमिटेड था सर्कुलेशन में, ठीक। तो पहली कमी तो यही थी कि लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाया, ठीक। इसके बाद इनको जो है वो एक साइंटिस्ट थे नगेली, एक और रीजन भी था, एक साइंटिस्ट थे नगेली। इन्होंने एक प्लांट था हॉकवीड, एक प्लांट था हॉकवीड, उसके ऊपर कहा कि भाई जो तुमने रिसर्च करी है इस प्लांट के ऊपर भी अपनी रिसर्च करो, इस प्लांट के ऊपर भी रिसर्च करो और वही रिजल्ट लेके आओ जो तुम्हारे पी प्लांट के ऊपर मिले। लेकिन मेंडल साहब हॉकवीड के ऊपर अपने रिजल्ट, सेम रिजल्ट ले ही नहीं पाए, हॉकवीड के ऊपर सेम रिजल्ट आए ही नहीं मेंडल के। तो मेंडल खुद में परेशान थे, कहीं कंफ्यूजन में थे कि यार कहीं हमारे रिसर्च गलत तो नहीं है, जो हमने इतने साल लगाए कोई गलत तो नहीं है। करीब करीब वालों ने 8-10 साल लगा दिए थे मेंडल ने, ठीक है, 7 पेयर को ही निकालते निकालते, इन्हीं के ऊपर रिसर्च करते करते इनके 8-10 साल निकल गए थे। पता ये चला कि जो हॉकवीड प्लांट होता है ये प्योर वैरायटी मिलती ही नहीं है, और जब प्योर वैरायटी नहीं मिलेगी तो क्या इनके रिसर्च क्या प्योर वाली आएंगी? ये तो प्योर पी प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक। तो भाई साहब पहली चीज तो नगेली साहब ने ही इनको डरा दिया था कि तुम्हारी रिसर्च बेकार है। तो 2 तो ये रीजन हो गए। एक रीजन और लीजिए भाई, तीसरा रीजन कि मेंडल साहब ने उस टाइम पे मैथमेटिक्स का यूज कर लिया था। मेंडल साहब ने उस टाइम पे मैथमेटिक्स का यूज कर लिया था, किसमें? बायोलॉजी में। और बायो तो थियरी वाली थी, आपको तो पता ही है, इससे पहले की क्लास में हम आपको बता ही चुके थे कि लोग सिर्फ थियरीज की बात करते थे, ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, किसी ने इसमें मैथमेटिक्स लगाई नहीं। तो जब मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज किया तो भाई साहब आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में आया ही नहीं समझ में कि इन्होंने क्या किया। समझ में आई बात? थर्ड वाला क्या था?
ही यूज्ड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया अपने रिसर्च में। तो जब स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों की स्टडी करी इन्होंने, वो मैथमेटिक्स का यूज कर लिया। तो जब मैथमेटिक्स का यूज किया तो भाई आधे से ज्यादा लोगों को तो मैथमेटिक्स आती नहीं थी उस टाइम पे, तो वो कोलैबोरेट ही नहीं कर पाए, अपनी बातों को समझ ही नहीं पाए मेंडल की वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, इन्होंने लगभग 10,000 सैंपल्स का डेटा एनालाइज किया था। मेंडल ने 10,000 सैंपल्स का डेटा एनालाइज किया था पी प्लांट के। तो ये डेटा इतनी आसानी, 10,000 जो प्लांट्स हैं उनको इतनी आसानी से तो इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता बिना मैथमेटिक्स के। तो इन्होंने मैथमेटिक्स को अप्लाई किया, स्टैटिस्टिक्स इन्होंने पूरी देखी, तो उस तरीके से आपको रेशियोज मिले। ये रेशियो कोई ये थोड़ी था कि एक ही प्लांट से 4 प्लांट बन रहे हैं वही रेशियो है। इनकी स्टैटिस्टिक्स काम करी थी, वहां पे मैथमेटिक्स आती है। अभी आगे आपको बताएंगे भी इसमें कि भैया ये मैथमेटिक्स का बड़ा यूज है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगी कुछ। चौथा, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस। लैक ऑफ एग्रेसिवनेस का मतलब ये हुआ कि भाई आपने जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और हम सोच में पड़ जाए, हाँ यार ऐसा होता होगा, यार तुम तो सही कह रहे हो, अपनी बात रखने का दम ही नहीं है। तो लैक ऑफ एग्रेसिवनेस होने लगी, जिसकी वजह से मेंडल साहब जो थे वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किए गए। लोगों ने कहा अबे हल्के फुल्के में ले लिया इनको, बिल्कुल ही यार ऐसा ही आदमी है बेकार सा। समझ में आई बात? समझ में आई? और आखिरी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस टाइम पे डार्विन की थ्योरी आई थी नई। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आई थी उस टाइम पे, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आई थी। इससे पहले, डार्विन से पहले एक साइंटिस्ट थे लेमार्क, उनकी थ्योरी चलती थी। तो जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, आपको शायद पता हो, लेमार्क ने ये कहा था कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की बात होती है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन मतलब कि आप अपने जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा करोगे नेक्स्ट जनरेशन में आपकी वो ऑर्गन ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा। तो लेमार्क साहब ये कहते थे कि जिराफ जो थे उन्होंने अपनी गर्दन को ज्यादा खींचा होगा, जिसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई। इस तरह से लेमार्क ने पूरी दुनिया में ये फैला रखा था कि राजा का बच्चा राजा होगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होगा, मजदूर का बच्चा मजदूर होगा। तो आधे से ज्यादा लोग तो भाई गरीब तबके के थे। तो जो गरीब लोग थे वो यही सोचते थे कि हाय हमारी तो किस्मत ही फूट गई, हम गरीब हैं, हमारा बच्चा भी गरीब होगा, उसका भी गरीब होगा, उसका भी गरीब होगा, सबके बच्चे गरीब ही होंगे, गरीब परिवार ही पूरा हो गया, खानदान गरीब। ये किसने सोचा? गरीबों ने। और ज्यादातर लोग तो गरीब ही हैं। आपके अपने इंडिया में भी जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है, अपर मिडिल क्लास और जो टॉप मोस्ट के हैं वो कम है। तो जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा अमाउंट में थे, तो उन लोगों ने समझ ही नहीं पाया कि भाई ये क्या बातें हैं, और वो परेशान थे। वहीं एक दिया जला, डार्विन साहब आए, उन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन। कहने लगे ये जो लेमार्क कह रहा है ये बेवकूफ है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, हर चीज नेचर डिसाइड करती है। तो गरीब का बच्चा भी अमीर हो सकता है, अमीर का बच्चा भी गरीब हो सकता है, ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कंडीशन। ये कंडीशन जैसे ही लोगों के दिमागों में पहुंची तो लोगों की खुशियां जाग उठी। लेमार्क की थ्योरी लगभग 10 साल चली, और डार्विन की थ्योरी जब आई तो लोग इतने ज्यादा खुश हो गए कि ये थ्योरी डार्विन की अराउंड 100 ईयर्स चली। 100 साल तक चलने वाली थ्योरी में से एक थ्योरी है डार्विन की, नेचुरल सिलेक्शन। आज भी हम इसको यूज करते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। उसमें कुछ चीजें ऐड करी गई बाद में, नियो डार्विनिज्म के नाम से अब हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, उस टाइम पे वो लॉन्च हुई थी। अच्छा, जब आप जो है मान लीजिए आपका पेपर हो चुका हो और आपका रिजल्ट आया हुआ हो, जब रिजल्ट आपका आया हुआ हो और आपका रिजल्ट आपके हाथ में हो कि आपके 98% मार्क्स आए हैं, और हम उस टाइम पे आके कहें कि बेटा ये वाला जरा क्वेश्चन लगा लो, ये क्वेश्चन लगा के जरा दिखा दो, तुम क्या कहोगे? अरे ये क्वेश्चन हटाइए, हमारे 98% मार्क्स हैं, हम खुश ना हुए क्या? पहले मिठाइयां बांटने दो, उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल वही कंडीशन थी जमाने की। तो उस जमाने में डार्विन की थ्योरी नई लॉन्च हुई थी, और डार्विन की थ्योरी के आगे मेंडल का रिसर्च वर्क फीका पड़ गया। ये सबसे बड़ी बात थी। तो भैया उस टाइम पे डार्विन चल रहे थे, जब डार्विन का जमाना था तो मेंडल साहब कैसे दिख सकते थे, है ना? तो जैसे जैसे डार्विन की थ्योरी लोगों के दिमाग से भूत उतरा, तो तब भी लोगों ने पढ़ना शुरू करा आगे चल के। तो आगे चल के 3 साइंस, ये 5 रीजन है जो मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ।
मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ये 5 रीजन है। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। सर आप सर बात तो कर लीजिएगा सर। तो आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं, अभी क्लास काफी लंबी हो जाएगी अगर ज्यादा आगे बढ़े तो। आज की क्लास में बस इतना ही रख रहे हैं। इसमें ये जो चीजें हमारी डिस्कस हुई हैं आज, नॉन रिकॉग्निशन तक की, इसके आगे हम बढ़ेंगे और ये जेनेटिक वोकैबुलरी साथ साथ चलेगी, मेंडल के रिसर्च वर्क भी साथ साथ चलते रहेंगे। मेंडल ने किस तरीके से रिसर्च करी, अभी मेंडल की कहानी पूरी नहीं हुई है। तो आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा करें ताकि चैनल जल्दी ग्रो करे और आपको हम लाइव क्लासेस के थ्रू भी एंटरटेन कर सकें। हैव अ नाइस डे।